बिल्कुल सही वीडियो पे आप क्लिक किए हैं। 10 मिनट के अंदर oogenesis ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक जो बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, आज मैं आपको 10 मिनट के अंदर बिल्कुल ही एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चीजें लाई हूँ और साथ में अपने ये नोट्स लाई हूँ जिन नोट्स से आपको ये पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये लाइंस आपको पढ़ा देना चाहती हूँ कि oogenesis का मतलब क्या होता है, जहां पर फॉर्मेशन होती है मैच्योर फीमेल गैमेट की। ये डिफरेंट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो oogenesis कब शुरुआत होती है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत कब होती है? जब बॉयज जो होते हैं वो प्यूबर्टी में जाते हैं, है ना, एडोलेसेंस वाले एज में। oogenesis कब शुरू होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि माँ के पेट से ही, माँ के यूटरस से ही oogenesis शुरू हो जाता है। यानी हमारी फीमेल्स तो हर दौर में ही सबसे आगे है, मतलब यहाँ पर गैमीट्स की फॉर्मेशन भी करना है तो ये पेट ही में से शुरू कर देती है, जबकि मेल तो प्यूबर्टी का वेट करते हैं। और ये वाले पार्ट को समझने के लिए आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब कान खोल के सुनिएगा, ये भी मैं एंड में आऊंगी, पहले यहां ध्यान दीजिए। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ यानी कि जब फीमेल बेबी माँ के पेट में होती है तब शुरुआत होती है oogenesis प्रोसेस की, जहां पर सबसे पहला प्राइमरी जर्म सेल दैट इज oogonia जो कि 2n सिचुएशन का होता है, उसकी फॉर्मेशन होती है। ये जो 2n सिचुएशन वाला है ये मल्टीप्लाई करता है, इस समय पे बस मल्टीप्लीकेशन करता है, कोई डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो ये बस मल्टीप्लीकेशन करेगा, माइटोसिस करेगा और oogonia जो है वो इस तरीके से ग्रोथ फेज में जाएगा। ग्रोथ फेज में क्या होगा, ये बड़ा होगा लेकिन डिवीजन यहां नहीं होने वाली है। तो oogonia जो कि 2n सिचुएशन का है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी जर्म सेल होता है, ये जाएगा माइटोसिस के लिए, मल्टीप्लीकेशन करेगा, ग्रोथ फेज में जाएगा, लेकिन यहां डिवीजन नहीं होगी, यानी कि टूटेगा नहीं, बस ये बड़ा होते जा रहा है, ठीक है। फिर oogonia से क्या बनता है, प्राइमरी oocyte बनता है, जो कि अभी तक तो डिवीजन नहीं हुई है, तो ये भी क्या होगा, 2n सिचुएशन का होगा। जब तक डिवीजन नहीं होगी तब तक, जब डिवीजन होगी तभी ना 2n से n और n बनेगा, अभी तक तो कोई डिवाइड नहीं किया, तो सब चीजें भी 2n ही आपको देखने को मिलेगी। तो oogenesis में oogonia जो कि 2n है, ये क्या करेगा, प्राइमरी जर्म सेल होता है, ये जो है वो पहले तो ग्रोथ करता है, बाद में क्या बनाता है, प्राइमरी oocyte बनाता है। तो प्राइमरी oocyte क्या है, ग्रोथ करके इसने बनाया है। अब ये शुरुआत करता है meiosis 1 का। ये जहां तक आपको पिंक शेडेड रीजन दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, माँ के पेट में ये सब चीजें चल रही हैं गर्ल्स के लिए। उसके बाद जैसे ये meiosis 1 शुरुआत करती है तो माँ बोलती है बेटा जी रुक जाइए, थोड़ा सा अभी जन्म लेना है आपको। तो उस टाइम पे क्या होता है, इसका जन्म हो जाता है। तो प्राइमरी oocyte जो होता है वो कब अरेस्ट हो जाता है, प्रोफेज 1 के जो डिप्लोस्टीन स्टेज होता है ना, उस टाइम पे जो बेबी गर्ल होती है वो वहां पर अरेस्ट हो जाती है। उसका जो प्राइमरी oocyte होता है वहीं तक बन के छूट जाता है, फिर बच्चे का बर्थ हो जाता है। बर्थ हो जाता है, ये अपनी चाइल्डहुड जीती है और आराम से जब 12 साल की एज में पहुंचती है तब वापस से हाइपोथैलेमस जो है वो GnRH रिलीज करता है और बताता है कि अरे जो तुमने पिछला प्रोसेस जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही शुरू कर दिया था अभी तक खत्म नहीं किया, मैंने तो तुमको रोकने के लिए कहा था, तो प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज पे तो रुक गई, अब जब तुम इतनी बड़ी हो गई, 12 साल की हो गई, तो अब वापस से कंटिन्यू तो करो। से प्यूबर्टी जैसे ही हिट करता है तो ये हाइपोथैलेमस उसको याद दिलाता है बेटा जो आपने पिछला प्रोसेस इतना अच्छे से शुरू कर रखा था ना, अब इसको वापस से रिज्यूम करिए, जो अभी तक रोक रखा है अब वापस से रिज्यूम करिए। तो ये हाइपोथैलेमस जो होता है वो क्या, एंटीरियर पिट्यूटरी से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज FSH को रिलीज कराता है। तो FSH का रिलीज करने के बाद ये अब प्यूबर्टी में क्या करती है, कंप्लीट करती है अपना meiosis 1 जो इस टाइम पे अरेस्ट हो गया था, इस टाइम पे स्टॉप हो गया था क्योंकि इसको जन्म लेना था। अब यहाँ पर meiosis 1 कंप्लीट हो गई। meiosis 1 के बाद होगा डिवीजन। अभी तक चीजें डिवाइड नहीं हुई हैं, सब 2n की ही है, ठीक है। अब जब होंगी डिवीजन, डिवीजन कैसे होती है, यहाँ होती है अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। क्या होता है कि देखिए, एक तो मेल का स्पर्म आएगा और फीमेल का एग होगा, जिसको क्या करना होता है, फ्यूजन करना होता है। चल के कौन आता है, स्पर्म चल के आता है अपनी फीमेल के पास, है ना, फीमेल तो नहीं जाती है मेल के पास। तो जो मेल होगा उसको दूरी ट्रैवल करनी है, दूरी ट्रैवल करनी है, तो ये अपना बिल्कुल ही लाइट वेट रखना चाहते हैं। देखिए स्पर्म जो होता है उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत कम प्रेजेंट होता है, तो इसका कोई तो कॉम्पनसेट करेगा ना, इसीलिए जो हमारी फीमेल का एग सेल होता है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू स्पर्म, जिसमें ज्यादा होते हैं साइटोप्लाज्म। क्यों, क्योंकि यहां पर तो ये तो कम लेके आएगा साइटोप्लाज्म, तो इसके बदले वाला भी साइटोप्लाज्म हमारी फीमेल ही होती है, वो रख के बचा के रखती है। तो अगर इक्वल डिवीजन करा देंगे तो जो दोनों एग्स होंगे वो इक्वली फॉर्म होंगे, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं होती है साइटोकाइनेसिस। साइटो यानी कि जब दो में डिवाइड होता है ना, यानी एक सेल है ये जब दो में डिवाइड होता है तो इक्वली नहीं, एक बड़ा निकलता है और एक छोटा सा फॉर्मेशन होती है। तो जब डिवाइड होगा तो n है और दूसरा वाला भी n हो जाएगा। तो 2n से क्या डिवाइड हुआ, n और n में डिवाइड हुआ, जिसमें से एक जो होगा वो छोटू सा होगा, जो इसका कोई काम नहीं होता। ये क्या होता है, बाद में जाके डिग्रेड हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोलर बॉडी 1 बोलते हैं। 1 के आगे एक और पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होती है। तो और जो दूसरा बनता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। तो सेकेंडरी oocyte की अब
फॉर्मेशन हुई। तो यहाँ तक प्राइमरी oocyte थी, मियोसिस 1 पे अटक गई थी, अब जाके यहाँ पर क्या हो रही है, सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन हो रही है और साथ में एक पोलर बॉडी की फॉर्मेशन हो रही है। ये क्या होती है, हर महीने फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब ये आगे का प्रोसेस करना चाहती है, तो फिर से इसको अरेस्ट कर लिया गया मेटाफेज 2 में। तो कहां कहां अरेस्ट हुआ, एक तो हुआ प्रोफेज 1 के डिप्लोप्टीन स्टेज पे, जब इसका जन्म लेना था तब ये रुक गई थी, और इसको बोला गया कि अभी रुक जाओ, पहले स्पर्म का तो इंतजार कर लो, इतनी जल्दी सब चीजें शुरू कर दे रही हो। तो अब क्या होता है, इसका इस टाइम पे ओव्यूलेशन हो जाता है, जब ये मेटाफेज 2 पे रुकी हुई रहती है, और ओव्यूलेशन से क्या होगा, ओवरी से जो एग होता है वो निकल के फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है और फिर इंतजार करता है कि कोई स्पर्म आएगा। अगर स्पर्म नहीं आता है तो बेचारी क्या होती है, वो मियोसिस 2 कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाती है और वहीं खत्म हो जाती है, जिससे फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह, और अगर स्पर्म एंटर करता है तभी मियोसिस 2 जो होती है वो कंप्लीट होती है। तो अभी आपको समझ आ जाना चाहिए कि दो जगह तो ये अरेस्ट हो रही है, एक बर्थ के टाइम पे अरेस्ट हो रही है और एक यहाँ मेटाफेज 2 पे अरेस्ट हो रही है, और अरेस्ट होके ये ओवरी से निकल जा रही है। ओवरी से निकलने के बाद यानी ओव्यूलेशन हो जा रहा है, और ये कहां पहुंच जा रही है, हमारे फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जा रही है। वहां जाके स्पर्म का इंतजार कर रही है कि मेरे से कोई मिलने आएगा। अगर कोई मिलने नहीं आता है तो ये बेचारी दुखी हो जाती है, मर जाती है, और मर जाती है तो कभी मियोसिस 2 कंप्लीट ही नहीं कर पाती है। इनका यहीं तक तो मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ था, उसके बाद मियोसिस 2 कंप्लीट ही नहीं होता है। अगर स्पर्म एंट्री लेता है तभी मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, और मियोसिस 2 के कंप्लीट होने के बाद होती है फिर से अनइक्वल डिवीजन, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होती है। एक बड़ा सा गैमीट बनता है और एक फिर से एक छोटू सा सेकंड पोलर बॉडी बनता है। तो यहां पर एक क्या बना था, आपने देखा था, यहां पर हमने बनाया था एक पोलर बॉडी, और अब जब मियोसिस 2 कंप्लीट होगी तो मियोसिस 2 के कंप्लीट होने के बाद यहां पर दो तो बने, लेकिन यहां पर भी सेकंड पोलर बॉडी बनती है जो रिग्रेस हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। और जो एक और बड़ा वाला बनता है जो कि एन सिचुएशन का ऑब्वियसली होता है, ये भी एन ही का होता है, तो ये वाला जो होता है वो फीमेल गैमेट दैट इज ओवा बनता है। तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए किस तरीके से oogenesis हो रही है। मियोसिस 2 तभी कंप्लीट होती है जब स्पर्म की एंट्री होती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले। एक मैं सवाल भी लाई हूं आपके लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सब चीजें मेंशन है, यानी एक क्वेश्चन से आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। आपसे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं जैसे कि एक फीमेल है जिसकी 13 साल पे प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी का मतलब पीरियड शुरू हो गया, ऐसा ये बताना चाहता है। तो प्यूबर्टी 13 साल पे आई, यानी पीरियड शुरू हो गए 13 साल पे, यानी 13 साल पे क्या हो रहा है, 13 साल पे प्यूबर्टी आई है, यानी कि 13 साल पे इसके पीरियड आने शुरू हो गए, यानी कि हर मंथ सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी की फॉर्मेशन हो रही है 13 साल से। ठीक है, अब समझ आ गया, जब प्यूबर्टी आ रही है तो क्या हो रही है, सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होगी। और क्या बता रहा है कि 50 साल पे मेनोपॉज आ गया। मैं बता देती हूँ, मेनोपॉज वो टाइम होता है जिस समय पे पीरियड्स रुक जाते हैं। आ गया, इसके 2 बच्चे हैं और एक अबॉर्शन हुआ है जिसका 2 महीने का था, बेसिकली अबॉर्शन हुआ है। तो हमें बताना है कितने नंबर ऑफ oocyte और ओवम जो है वो फॉर्म्ड हुए होंगे उसकी पूरी लाइफ साइकिल में। बहुत आसान है, आप बस एज कैलकुलेट करिए। तो ये टोटल कितने साल के, 50 साल तक हमें देखना है कि पीरियड्स आए, यानी 50 साल तक यहाँ पर सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी की फॉर्मेशन हुई होगी, है ना। तो देखिए 50 में से अगर 13 घटाएंगे तो 37 ईयर का इसका पीरियड साइकिल आया है। अगर हम देखेंगे तो एक महीने में एक साइकिल आता है, तो एक साल में 13 साइकिल लेके चलते हैं, तो 37 ईयर्स था इसका। तो 37 ईयर्स में कितना, 481 सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन हुआ, यानी 481 स्पर्म का इंतजार किया है, और जिसमें से 2 बच्चे और एक अबॉर्शन हुआ है, यानी 3 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है। अबॉर्शन कितने महीने का है, 2 महीने का है, ये आगे देखते हैं, लेकिन इससे तो ये पता चल रहा है कि 1 + 2 यानी 3 फर्टिलाइजेशन हुई है। और फर्टिलाइजेशन हुई है, इसका मतलब क्या होगा कि जो सेकेंडरी oocyte है, यानी इसने 3 बार अपनी मियोसिस 2 कंप्लीट की होगी, और मियोसिस 2 कंप्लीट करने पे क्या ओवम बनता है, दैट इज अ फीमेल गैमीट। तो इसका मतलब 3 बार ही फीमेल गैमीट बना होगा, क्योंकि 3 ही बार यहां फर्टिलाइजेशन हुई है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि कितनी बार इसको पीरियड्स अकर हुए हैं। ठीक है, तो इसके 2 बच्चे हैं, प्रेगनेंसी के वक्त पीरियड्स नहीं अकर होते हैं, इसलिए 2 बच्चे के वक्त यानी 9 महीने और एक और 9 महीने पीरियड्स नहीं आए होंगे, और साथ में आफ्टर डिलीवरी 6 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं मोस्टली केसेस में। तो यहाँ पर 6 + 6 मंथ्स, 2 बच्चे थे तो 6 + 6 मंथ्स कोई साइकिल नहीं आया होगा डिलीवरी के बाद, और 2 महीने का अबॉर्शन है, यानी 2 महीने भी तो साइकिल नहीं आया होगा पीरियड का, तो 2 महीने का भी नो साइकिल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अबॉर्शन हुआ है। तो टोटल देखा जाए तो कितने महीने नहीं आया,
32 टाइम्स कोई पीरियड्स नहीं आए। इसमें से 481 में से कितनी बार 32 बार तो पीरियड्स आए ही नहीं है। तो 481 में से कितनी बार पीरियड्स आए हैं, यानी 449 बार पीरियड्स आए हैं। और 449 बार क्या oocyte की फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन ओवम की फॉर्मेशन कब होगी, मैंने अभी आपको बताया कि ओवम की फॉर्मेशन तभी होगी जब होगी फर्टिलाइजेशन। ओवम की कब कब फॉर्मेशन होगी, जब होगी फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन कब कब हुई है, 2 और 1 अबॉर्शन है, तो 3 बार तो हुई है। तो इसका मतलब 3 बार ही ओवम प्रोड्यूस हुआ होगा। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ओवम जो है वो 3 ही बार प्रोड्यूस हुआ। फर्टिलाइजेशन से पहले चीजें oocyte तक ही रहती हैं। अब मैं यहाँ पर एक आपके एनसीईआरटी में पैराग्राफ गिवन है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो ये बहुत ही एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, इसलिए मैं यहाँ पर अपने नोट्स लाई हूँ जिससे आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो एम्ब्रियो स्टेज में फीमेल का जो प्राइमरी oocyte होता है उसके ऊपर एक ग्रेन्युलोसा की लेयर होती है, जिसको टोटल मिला के हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं, जो हर ओवरी में 60 से 80 हजार प्रेजेंट होती है। एम्ब्रियो लाइफ में एक ही ग्रेन्युलोसा की लेयर थी। अब प्यूबर्टी के वक्त ये प्राइमरी oocyte तो प्रेजेंट रहेगा, साथ में इसमें क्या एक और लेयर आ जाएगी। मतलब पहले जो एक लेयर थी, अब एक और लेयर देखिए ऐड हो गई है, वो हो गई ग्रेनुलोसा की लेयर, एक और ऐड हो जाती है। और बाहर से एक और लेयर दैट इज थीका की लेयर ऐड हो जाती है। तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। अब सेकेंडरी से क्या बनेगा, टर्शरी फॉलिकल बनता है। तो टर्शरी फॉलिकल कैसे बनता है, तो टर्शरी फॉलिकल के लिए जो सेकेंडरी फॉलिकल होता है उस पे 2 ग्रेनुलोसा की लेयर थी, इस पे क्या होगी, एक और ग्रेनुलोसा की लेयर प्रेजेंट हो जाएगी। फिर ये वाला जो आप प्राइमरी oocyte देख रहे हैं, ये क्या बन जाता है, सेकेंडरी oocyte बन जाता है, जो कि रिच इन साइटोप्लाज्म होता है, यानी साइटोप्लाज्म इसमें मस्त प्रेजेंट रहता है। तो ये क्या हो जाता है, सेकेंडरी oocyte बन जाता है। फिर जो यहाँ पर मैंने आपको थीका की लेयर बताई थी, ये थीका की लेयर 2 लेयर्स में हो जाती है, दैट इज एक थीका एक्सटर्ना और एक थीका इंटरना। एक्सटर्ना वाला यानी बाहर के साइड और इंटरनल वाला अंदर के साइड हो जाता है। अब जो सेकेंडरी oocyte है ना, उसमें क्या है, रिच इन साइटोप्लाज्म, लेकिन उसमें साथ में एक छोटा सा आपको क्या, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी दैट इज एंट्रम प्रेजेंट रहता है। तो ये बन जाता है हमारा टर्शरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर। अब ये क्या करता है, मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल बनाता है। तो अब ये होगा मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल, जहां पर जो एंट्रम था, जो सेकेंडरी oocyte में फॉर्म होना शुरू हुआ था, अब ये मैच्योर हो जाता है और सेकेंडरी oocyte तो वही रहता है। और यहां पर एक न्यू मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, दैट इज सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर, एक और लेयर यहां पर इसके ऊपर फॉर्म होती है, जो कि इसके पास क्या होता है, कॉर्टिकल ग्रैनुअल प्रेजेंट होता है, जो कि सिर्फ एक स्पर्म की एंट्री देता है। यानी एक बार एक स्पर्म एंटर कर गया, उसके बाद अगले स्पर्म को एंटर नहीं करने देता है। तो ये क्या है, जोना पेल्यूसिडा। याद रख लीजिए, पेल्यूसिडा यानी पैर से मार के भेज देता है, बोलता है नहीं एक ही स्पर्म की मैं एंट्री करने दूंगा। तो ये वाला पार्ट यहाँ गिवन था और ये आपका डायग्राम भी गिवन है। ये ब्लड वेसल है, ये है प्राइमरी फॉलिकल। अब ये जो रेड पार्ट देख रहे हैं, इसको ही हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पर मैं आपको एंट्रम बता रही थी। यहाँ क्या बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। फिर यहाँ टर्शरी फॉलिकल होता है, जिसमें देखिए एंट्रम प्रेजेंट है, ये दिखा भी रहा है। फिर क्या बनता है, ग्राफियन यानी मैच्योर बनता है। फिर सेकेंडरी oocyte बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये ग्राफियन जो है वो क्या हो जाता है, बेसिकली फट जाता है। फट के क्या बनाता है, ये सेकेंडरी oocyte बनाता है। और ये सेकेंडरी oocyte ही बेसिकली यहाँ पर जो मैं आपको बता रही थी कि ये सेकेंडरी oocyte जो होता है वो हर महीने निकलता है और वेट करता है स्पर्म के एंट्री का। तो यही सेकेंडरी oocyte जो ओव्यूलेशन में आपको बोल रही थी, कहाँ, फैलोपियन ट्यूब के अंदर स्पर्म के वेट करने के लिए, यही यहाँ पर होता है। ये बेसिकली जहां पर क्या हो रहा है, ये फट के यहाँ पर, ये क्या है हमारा, ये वाला पार्ट जो है ओवरी का है, तो ओवरी के बाहर यहाँ फैलोपियन ट्यूब होता है। तो ये सेकेंडरी oocyte फट के यहाँ पर वेट करता रहता है। अगर आया तो ठीक है, अगर स्पर्म नहीं आया तो मर जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम इस तरीके से फॉर्मेशन यानी डिग्रेड हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को टोटल में ओव्यूलेशन कहते हैं। तो यहाँ तक आपका ये oogenesis टॉपिक खत्म हो जाता है। अगर आपको इसका डिटेल्ड वन शॉट देखना है तो मैंने यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा डिटेल्ड वन शॉट इसी तरीके से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा रखा है। तो यहाँ आई बटन पे मैं लिंक दे रही हूँ, वहां आप देख सकते हैं। So meet you guys in the next video. तब तक के लिए thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe to my channel. जय हिंद।